अभी हम बात करते हैं 18 जून के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में। पहला है रैपिड एंटीजन टेस्ट, व्हाट इज़ वैक्सीन, नेशनलिज्म, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नासाज गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे और इंडिया चाइना गलवान वैली स्टैंड ऑफ के बारे में। पहला टॉपिक हमारा GS2 से है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि कवर होता है इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ के अंदर। ICMR के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ICMR ना 1911 में बना था। उस टाइम इसका नाम हुआ करता IRFA, ठीक है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन 1949 के अंदर इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने रख दिया ICMR, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी हैं उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव, DBB, राइट। और अगर इसके बारे में ज़्यादा तो और क्या ही बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में और ये एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो भी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन होता है बायोमेडिकल रिसर्च का। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड के अंदर। ध्यान रहे द ओल्डेस्ट और द लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी, ठीक है। तो उन्होंने रिकमेंड किया है यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 AG एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इन कंटेनमेंट जोन्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स इन कॉम्बिनेशन विद RT-PCR टेस्ट, ठीक है। तो बात ये कहना चाह रहा है, दिस इज टू बी यूज इन स्पेसिफिक सेटिंग्स एंड किट्स ओनली फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर हैव बीन अप्रूवल। बेसिकली रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए उन्होंने बात की कंटेनमेंट जोन्स में आप इसका भी यूज़ करो अलॉन्ग विद RT-PCR टेस्ट। ये सब क्या होते हैं हम लोग जानेंगे नीचे। तो उन्होंने एक ही कंपनी को इसके लिए अलाउ किया, साउथ कोरियन कंपनी है SD बायोसेंसर, और इसके जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट SD बायोसेंसर की, ये मानेसर में है। मानेसर आपको पता होना चाहिए, जब आप लोग इधर दिल्ली से गुड़गांव से इधर को चलते हो ना, राजस्थान की साइड जो रोड निकलता है, तो दिल्ली गुड़गांव के बाद जो मेजर एक एरिया आता है वो मानेसर ही आता है, ठीक है। अब ये बात करना चाह रहे हैं एंटीजन होते क्या हैं। देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन में फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को। ध्यान रहे ये एंटीबॉडीज़ डिफरेंट होते हैं, एंटीजन डिफरेंट होते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब वायरस चला गया ना, तो वो जो एक सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि भैया इस टाइप की एंटीबॉडी रिलीज़ करो, उसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन माइक्रोब आ गया, कोई फॉरेन वायरस आ गया जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको डिटेक्ट करना कि किस टाइप की चीज़ है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप की एंटीबॉडी होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम को बताना, वो काम करता है एंटीजन। तो फिर हमारा रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट क्या होता है। ये जो टेस्ट होता है ना, ये स्वैब नेसल सैंपल लिए जाते हैं। इसमें स्वैब का मतलब होता है एक छोटा सा एक वो पर्टिकुलर स्टिक टाइप का होता है, उससे आपके टंग से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है सलाइवा वगैरह का, प्लस में आपके नोज़ से भी कुछ जो भी सैंपल होता है ना, मॉलिक्यूल वगैरह, वो सब लिए जाते हैं। फिर उसमें एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, कि वो SARS-CoV-2 से रिलेटेड एंटीजन उसके अंदर हैं या नहीं है। इसके बारे में ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, ठीक है ना। ये कन्वेंशनल लेबोरेटरी के बाहर ही किया जाता है और ये क्विकली ऑब्टेन करता है डायग्नोस्टिक रिजल्ट को। तो हाउ रैपिड इज़ दिस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम RT-PCR। RT-PCR की तरह जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ना, ये डिटेक्ट करने के जो वायरस का जो इसका काम होता है ना, ये बहुत जल्दी करता है, ठीक है ना। इतना जल्दी होता है कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करें, हमको ये जानना ज़्यादा जरूरी है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। RT-PCR का जो टाइम होता है वो लेता है 2 से 5 घंटे तक का, ठीक है, बल्कि सैंपल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के साथ भी। लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ना, मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम लेता है। बात ये होती है कि इसको रैपिड एंटीजन टेस्ट को ना वहीं के वहीं करना पड़ता है जहाँ आपने सैंपल लिए होते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है इस एंटीजन टेस्ट के रिजल्ट की। ये जो टेस्ट होता है बहुत स्पेसिफिक होता है वायरस के लिए, ठीक है ना, बट इतना सेंसिटिव नहीं होता जितने मॉलिकुलर PCR टेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं एंटीजन टेस्ट से, वो हाईली एक्यूरेट होते हैं, लेकिन बहुत हाई चांसेस भी होते हैं कि फॉल्स नेगेटिव भी आ जाएँ। सो नेगेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी इन्फेक्शन से रूल आउट नहीं होते हैं। जो नेगेटिव रूल होता है एंटीजन टेस्ट का, इट मे नीड बी टू बी कन्फर्म विद PCR टेस्ट। यानी कि अगर आपने एंटीजन से कोई टेस्ट किया, उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो हो सकता है कि आप उसको एक बार PCR से कन्फर्म कर लो, क्योंकि हो सकता है वो गलत बताया, वो पॉजिटिव ही हो लेकिन इस एंटीजन टेस्ट ने उसे गलत बता दिया हो। सो कुछ एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू है ज़रूर इसके अंदर। वंस द सैंपल इज कनेक्टेड इन द एक्सट्रैक्शन बफर वो डिवाइस होता है जिसके अंदर आप सैंपल कलेक्ट करते हो। इट इज़ स्टेबल ओनली फॉर 1 आवर, ठीक है। अब वो 1 घंटे के लिए स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे सैंपल को, आपको जल्दी से इसको क्विकली टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है वहीं पर ही, उसी साइट के ऊपर ही। प्रीलिम्स लिंक के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बताना है RT-PCR, रैपिड एंटीबॉडी, रैपिड एंटीजन का बताते हैं। एंटीबॉडी, एंटीजन, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, कोरोना वायरस दैट अफेक्ट ह्यूमंस, सबके बारे में बात करते हैं। मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाता हुआ चलूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो एंटीजन टेस्ट तो मैंने आपको चलो बता ही दिया है, ठीक है। एक बार हम लोग रैपिड ये RT-PCR वाला और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इन दो को भी देख लेते हैं।
RT-PCR टेस्ट जो होता है ना उसमें स्वैब लिए जाते हैं पेशेंट से, ठीक है, उसके नोज़ और थ्रोट से, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि एक्चुअल प्रेजेंस है क्या कोरोना वायरस की, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो। इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, 97% और हायर, और यही हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कोविड-19 टेस्ट के लिए। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर ज़रूरत होती है कि हमको उसके ब्लड सैंपल लेने की, और उसमें हम लोग एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं कि क्या इसकी बॉडी में अगर वायरस आया था तो इसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लिया या नहीं कर लिया। जनरली एंटीबॉडी जो होती हैं 4 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के बीच में डेवलप होकर आती हैं। तो ये डिफरेंस होता है एंटीबॉडी में और रैपिड RT-PCR में। और हम लोगों ने ऊपर तो एंटीजन तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। दूसरा क्वेश्चन था एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। देखो, एंटीजन क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को, ध्यान रहे इंड्यूस कर रहे हैं। और एंटीबॉडी वो प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज के लिए। मॉलिक्यूल टाइप की अगर हम बात करें तो जो एंटीजन होता है हमारा यूजुअली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, और एंटीबॉडी होते हैं प्योर प्रोटीन्स ही होते हैं। ऑरिजिन की बात करें तो विद इन दी बॉडी हो सकते हैं एंटीजन और एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी विद इन द बॉडी ही होगी। बाइंडिंग साइट की बात करें तो एपिटॉप और पैराटॉप। अब इमेज की बात करें तो इस टाइप का आपको कुछ दिखेगा, ये एंटीजन, और ये आपका होता है एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी के यहीं पर ही एंटीबॉडी जो होती है ना, यहाँ पर एंटीजन को भी लगा लेती है। इतना डिफरेंस आपको जानना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हाउ डज़ द इम्यून सिस्टम वर्क। तो इम्यून सिस्टम का बहुत वाइटल रोल होता है, बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। एज लॉन्ग एज हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्मूथली रन कर रहा होता है, हमको कुछ डिफरेंस फील नहीं होता, बॉडी के अंदर सब हेल्दी लगता है। द मोमेंट हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, हम लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। टास्क क्या होता है इम्यून सिस्टम का, सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वगैरह, उन सबको बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, ठीक है, और उन सबको न्यूट्रलाइज करता है, उन सबसे फाइट करता रहता है। ह्यूमन सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है, ह्यूमन सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। और बॉडी अगर अपने आप रिकॉग्नाइज ना करे तो, जिनको बोलते हैं एंटीजेंस, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा ना एंटीजन के बारे में। एंटीजन के अंदर प्रोटीन वगैरह होते हैं, वही क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं बॉडी के अंदर सारे प्रोसेस को। वो देख लेते हैं कि क्या कहना है कि किसी टाइप का फॉरेन सब्सटेंस आ गया है, और उसके रिगार्डिंग वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, दो तरह के हमारे इसके अंदर सिस्टम होते हैं। एक होता है इनेट मतलब हम लोगों ने बर्थ के साथ ही उसके साथ आए थे, वो डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स का इम्यून सिस्टम किस तरह का था, उससे हम लोगों ने इनहेरिट किया होता है। प्लस एक होता है एडेप्टिव मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, खान पान, रहन सहन, उससे हम लोग एक अलग तरीके का इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइप्स जो होती हैं, एक टी सेल होता है, एक बी सेल होता है और एक नेचुरल किलर होता है। इसका मेजर फंक्शन यही होता है कि ये एज ए इम्यून सिस्टम एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के कोरोना वायरस टाइप्स के बारे में। तो कोरोना वायरस टाइप्स जो होते हैं वो क्राउन लाइक स्पाइक्स होते हैं। फोटो तो आप लोगों ने देखी होगी, इतनी न्यूज़ में चल रही है कोरोना वायरस की। तो मेजरली हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। और पहली बार ये 1960 में फाउंड किए गए थे। हमारे ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करने वाले 7 टाइप के होते हैं। जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा कोरोना वायरस, ये बीटा के 2 वर्जन, 229E, NL63, OC43, HKU1। क्या ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है? ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अदर कोरोना वायरस की बात करें तो MERS-CoV। अच्छा, MERS जो है मिडल ईस्ट का, इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि मिडल ईस्ट रीजन में फाउंड किया गया था, ठीक है। और SARS को बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और SARS-CoV-2 जो फिलहाल चल रहा है हमारा अभी। पीपल अराउंड द वर्ल्ड कॉमनली गेट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस 229E, NL60, OC4U और HKU1। समटाइम्स जो कोरोना वायरस होते हैं ना, इफेक्ट करते हैं एनिमल्स को भी, और इवॉल्व होकर फिर उसको ह्यूमन बींग्स भी उससे इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछना होगा, मैंने कई बार बता चुका हूँ डेली न्यूज़ में भी और मंथली कंपाइलेशन भी। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जूनोटिक, ZOONITIC, जूनोटिक डिजीज़ हमारी क्या होती हैं, ये आप मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ का, GS2 का ही टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म। ये एक टर्म है, पहले भी बहुत बार देखने को मिला था, अभी भी देखने को मिला है। हिंदी भाषा में अगर एक बार सीधी सी बात समझा दो तो देखो यार, इतनी बड़ी जब पैंडमिक फैल रहा होता है ना, तो हर कंट्री उसका वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। तो अब जब वैक्सीन डेवलप हो जाती है ना, तो हर कंट्री की एक प्रायोरिटी सेट होती है कि हम जो वैक्सीन डेवलप करेंगे सबसे पहले हम अपने ही सिटीजन्स को देंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। उसी को एक टर्म दे देगा वैक्सीन नेशनलिज्म। तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल्स होती है ना, उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लेती हैं कि भैया इतने डोजेज होंगे वो हमारे ही कंट्री में आएंगे, और इतने डोजेज होंगे हमारे पूरे होने के बाद आप इसको बाद में फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी इतना खास जानने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ।
यूएस ने 2 बार इंडिकेट कर दिया है कि वो अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाहता है जो भी कोविड-19 की वैक्सीन होंगी उनके लिए। उसी तरीके से इंडिया और रशिया ने भी इसी तरह के स्टांसेस लिए, ऐसे ही कदम उठाए हैं। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स जो है उसी को वैक्सीन नेशनलिज्म का नाम दिया गया है। पर ये डेफिनेशन आपको लिखनी आनी चाहिए ज़रूर। काम कैसे करता है? वैक्सीन नेशनलिज्म जब होता है जब एक कंट्री मैनेज करती किसी भी डोज को सिक्योर करने का अपने सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए, इससे पहले कि वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल करवाई जाए। ये कैसे किया जाता है? प्री परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर होते हैं उनके साथ। पास्ट में भी इसका यूज़ किया जा चुका है। वैक्सीन मैन्युफैक्चर कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 2009 में H1N1 फ्लू जो आया था, पैंडेमिक था, उस टाइम पर भी क्या था, जो भी वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ थी उन सब ने प्री परचेज एग्रीमेंट्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि H1N1 वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे थे उनके साथ संबंध बनाकर और ये सारी के सारी डोजेज जो है अपने लिए रिजर्व कर ली थी। एट दैट टाइम, उस समय की बात है, ये एस्टिमेट किया गया था कि जो बेस्ट केस सिनेरियो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन डज नॉट कुड बी प्रोड्यूस्ड ग्लोबली वाज 2 मिलियन, यानी कि 2 बिलियन के आसपास से ऊपर वैक्सीन जो थी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती थी। तो यूएस ने अकेले नहीं नेगोशिएट करके 6 लाख डोजेस के आसपास जो थी वो अपने लिए रिजर्व कर ली थी, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनको पास पैसा होता है और उनको पता होता है कि यार इसमें ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो क्या कहूँगा मैं, कहूँगा ब्लैकमेलिंग बहुत होती है यहाँ पर। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये बोलते हो कि हमारे लिए डोजेज रिजर्व करो, कंपनी बोलती है कि नहीं हम लोग इक्विटेबल कॉन्सेप्ट से जाएंगे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा भेजेंगे। तो कंट्री आपको फिर ब्लैकमेल करती है कि हम आपका ट्रेड बंद करा देंगे, हम आपका ये नुकसान करा देंगे, हम आपको आगे वो नहीं करने देंगे। तो अब बेचारे जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनको करना ही पड़ता है ऐसा। अच्छा, ये इतना ठीक क्यों नहीं है और ये एसोसिएटेड कंसर्न कैसे हो सकता है? हाँ, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। वाई वैक्सीन नेशनलिज्म इज़ नॉट अ गुड इनिशिएटिव एंड हाउ डिस्क्राइब अबाउट द एसोसिएटेड कंसर्न्स रिलेटेड टू वैक्सीन नेशनलिज्म। पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है आपका। अब इन्होंने छोटा एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आपको बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है। आपकी कहानी एक्सप्लेन कैसे करनी है वो तो आपको आना चाहिए। बोला आप लोग विजन का जो स्टार्ट हो रखी सीरीज़ वहाँ से सीखो आप। वैक्सीन नेशनलिज्म एक तो हार्मफुल होता है फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू द वैक्सीन। देखो यार, 2 टर्म होता है, एक होता है इक्वालिटी EQUALITY और एक होता है EQUITY, ठीक है। इक्विटी का वर्ड मतलब ये होता है कि जितनी ज़रूरत होती है ना उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप ज़रूरत को नहीं देख रहे हो, आप बस बांट दे रहे हो। इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन चलता है हमारा, ठीक है ना, SC ST OBC का जो कोटा होता है, ये सारा इक्वालिटी के बेस के ऊपर होता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग इक्विटी के बेस पे करेंगे तो हमारा जो रिजर्वेशन होगा वो कैसे होगा कि जो एक्चुअल में फैमिली जिनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है उनको हम रिजर्वेशन देंगे रादर देन कि कास्ट बेस्ड के ऊपर। आप इक्वालिटी को फॉलो ना करके इक्विटी को फॉलो करते हो ना, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो वही कह रहे हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म के कारण जो इक्विटेबल एक्सेस होता है ना वो बहुत नुकसान वाला होता है इक्विटेबल। फर्दर डिसएडवांटेज ये होता है कि जो फ्यूअर रिसोर्सेज होते हैं ना और बार्गेनिंग पावर जो होती हैं वो बहुत यूज़ की जाती है। बार्गेनिंग बहुत की, मैंने आपको बताया था ना, ब्लैकमेलिंग बहुत की जाती है कि, ठीक है। और आपको ब्लैकमेलिंग होगी तो बार्गेनिंग। अब कुछ ऐसा भी मौके होते हैं जहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो होते हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, कि भैया इतनी वैक्सीन अवेलेबल है, आपको लेनी है तो लो, महंगी देंगे, सस्ती देंगे नहीं। वो पॉपुलेशन स्पेशली जो ग्लोबल साउथ की है, ठीक है, उनको इतना डिप्राइव फील करवाया जाता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की और जो आइलैंड कंट्रीज़ होते हैं, स्मॉल नेशंस होते हैं। टेकन टू एक्सट्रीम इट एलोकेट्स वैक्सीन टू मॉडरेटली एट रिस्क पॉपुलेशंस इन वेल्दी कंट्रीज ओवर पॉपुलेशन एट हायर रिस्क। जो कंट्रीज़ होते हैं ना, जिन पर मॉडरेटली रिच होती हैं, उनके पास इतना रिस्क नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो अपने फाइनेंस वगैरह की हेल्प से अपने जो हाइजीन वगैरह मेंटेन करके अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इतना हाइजीन फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं होती है, वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो क्या किया जाना चाहिए? व्हाट नीड्स टू बी डन? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WHO वगैरह हो गए, इनको कोऑर्डिनेट करने चाहिए सारी नेगोशिएशंस अगले पैंडेमिक से पहले ही, ताकि एक फ्रेमवर्क वगैरह सेटअप हो जाए। अभी कोविड-19 का जैसे ख़त्म हो तो इन सबको स्टेप लेने चाहिए। देखो ये तो होगा, इंडिया भी अभी पैंडेमिक के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगा हेल्थ सेक्टर के अंदर, ठीक है। और स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था हमारा, उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे। तो ये आपको समझ जाना चाहिए, जब भी ऐसे पैंडेमिक्स आते हैं ना, जैसे सुनामी जब आया था उसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट निकल के आया था, तब हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, अथॉरिटी NDMA अथॉरिटी को बनाया था। तो ये होता है जब भी कोई इस तरह के पैंडेमिक, और ये तो पैंडेमिक बहुत बड़ा निकला है, पूरी की पूरी कंट्री महीनों तक लॉकडाउन में रही है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में रहा है। तो इसके बाद तो बहुत सारे लॉज बनेंगे इनके रिगार्डिंग, बहुत अमेंडमेंट्स होके आएंगे। इक्विटी एंटेल्स बोथ अफोर्डेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इक्विटी का यही फायदा होता है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ को ध्यान में रख के काम किया जाता है। प्रीलिम्स लिंक के क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो वैक्सीन नेशनलिज्म जस्ट अभी पढ़ लिया। विच ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट इन कोविड-19 डिजीजेज, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वेरियस टेस्ट टू डिटेक्ट SARS-CoV-2, ये तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई था। और ये ना टॉपिक एक्चुअली छोटा सा, हम लोगों ने तो ऊपर, इन्होंने इनसाइट में थोड़ा छोटा एक्सप्लेन किया है।
आप लोग अप्रैल में, हाँ अप्रैल मंथ की जो विजन की कंपाइलेशन है ना उसमें जाके देखना, उसमें आई थिंक सोशल वाले में भी है, एथिक्स कल्चर में भी, हर जगह पर, हेल्थ वाले में, इकोनॉमी वाले में इतने सारे टेस्ट के बारे में बता रखा है ना कोविड-19, क्योंकि सडनली उस टाइम पे जब स्पाइक आना स्टार्ट हुआ था ना इंडिया में, तो वो बहुत लेंथी डिस्कशन है उसके अंदर, और विजन की मंथली कंपाइलेशन में लेंथी डिस्कशन आया, मतलब उसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये इतना डिटेल्ड है कि इसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं आपको, ठीक है, सबके बारे में जानने में। तो ये आप डायरेक्ट मंथली कंपाइलेशन में चले जाइए, वहाँ पे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। H1N1 क्या होता है, देखो ये 2 टॉपिक मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ। स्लाइड तो क्या ही है, आपके सामने ही है, पेजेस खोल रखे हैं मैंने, आपको दिखाता रहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट गूगल से डायरेक्ट कैसी होनी चाहिए। तो पहला हमारा टॉपिक था कि किस तरह कौन सी जो ड्रग्स वगैरह हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात आपको यहाँ से ये जान लेनी कि देखो अभी तक कोई अप्रूव्ड कोरोना वायरस ट्रीटमेंट नहीं है इस टाइम पर हमारे पास, लेकिन कुछ ड्रग्स वगैरह जिनको यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक सबसे कॉमन यूज़ होने वाली है रेमडेसिविर, ठीक है ना, एक एंटीवायरल होता है, ठीक है, इसको इन्फ्यूज़ किया जाता है और एक ब्रांड न्यू ड्रग है, लेकिन इसको FDA ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। अब FDA क्या है, FDA US का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया है। हिस्ट्री में भी इसको सार्स, मर्स और इबोला के लिए यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन का किया जा रहा है यूज़, ठीक है, और कुछ स्टडीज़ बता रही हैं कि ये कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट को कम करने में हेल्प कर रहा है। एजिथ्रोमाइसिन, इनके ना नाम जानना तक काफ़ी रहेगा, इनको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका साइंस एंड टेक जो होता है ना इतना डेप्थ में आएगा नहीं। आप एक नाम बता सकते हो, एग्जाम्पल दिस टाइप के डिजीज़ जो उनको यूज़ किया जा रहा है। एजिथ्रोमाइसिन को पहले भी इन्फ्लुएंजा ए के लिए और जीका वगैरह के लिए, इन्फ्लुएंजा ए मतलब वही H1N1 वाला, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप हो जाती हैं, आप रिकवर कर चुके हो, तो आपकी बॉडी से प्लाज्मा निकाल के दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करके उसको टेस्ट किया जाता है कि आप काम करता है नहीं। ये यूज़ किया जा रहा है, कुछ केसेस में इसने काम किया है, कुछ केसेस में इसने काम नहीं किया है, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड नहीं है अभी भी। इसके बाद एस्टेमरा, इसको बोलते हैं टोसिलिजुम्बा, और ये भी एक मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है, इसको अप्रूव्ड किया है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ की जाती है, इसका भी कहीं कहीं पर यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत सारी तो ऐसी कुछ ड्रग्स नहीं है, ये भी कुछ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ये कलेट्रा करके भी है, एक रेमडेसिविर और हाइड्रोक्लोरोक्वीन वगैरह इन पर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को ही हम लोग H1N1 बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये सब टाइप होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जो 2009 में आया था, और ये एसोसिएटेड है 1918 के जो फ्लू पैंडेमिक आया था उसके साथ भी। ऑलराइट, इसके बारे में और ये अब ये रियल वगैरह किंगडम वगैरह जानने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बात ध्यान रहे कि इसी के अंडर आता है हमारा स्वाइन फ्लू और हमारा जो बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। जो H1N1 होता है एंडेमिक होता है पिग्स में भी, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, और बर्ड्स में भी, उसको बोलते हैं एवियन मतलब विच कैन फ्लाई, तो ये दोनों के अंदर ही होता है। मेंस का इसका मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है और कंसर्न्स क्या क्या एसोसिएटेड होते हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिए। कंसर्न वाले पे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्वेश्चन पूरा का पूरा उठ के आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, इसी टाइप से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इस चीज़ का क्या कंसर्न है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि एज एन ऑफिसर ये इस कंसर्न को कैसे टैकल करते हैं। GS3 का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ के अंडर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़, ठीक है। देखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ क्या होती है ना, ये लोन्स वगैरह देती हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, ठीक है, और ड्वेलिंग यूनिट्स वगैरह के परचेज़ वगैरह के लिए। तो इनका काम इतना ही होता है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मैं नीचे जाकर आपको पहले बता देता हूँ। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कंसिडर किया जाता है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर RBI रेगुलेशंस, ठीक है। प्लस में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है ना, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। कंपनी इज़ ट्रीटेड एज एन NBFC अगर उसके फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं मोर देन 50% होते हैं उसके टोटल एसेट्स से, और उसकी जो फाइनेंशियल एसेट की इनकम होती है वो उसकी ग्रॉस इनकम से 50% ज़्यादा होती है, तब उसको NBFC ट्रीट किया जाता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कहीं पूछे जाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं। RBI ने ये डिफाइन किया है कि भैया वो लोन, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल के या ग्रुप वगैरह को दिए जाएंगे, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स, ठीक है ना, और या फिर लोन जो कि इंडिविजुअल्स वगैरह को दिए जाएंगे रिनोवेट करने के लिए जो पहले से एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर लैंड किए जाएंगे बिल्डर्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट्स, उनको बोला जाएगा क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है। अब आपने क्वालिफाइंग एसेट को देख लिया है, अब आपने देख लिया रेगुलेटरी ओवरसाइट को, अब हम चलते हैं ऊपर वापस। तो रिजर्व बैंक ने कुछ
बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स निकाले हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, HFC के लिए। ध्यान रहिए, HDFC नहीं है, HDFC तो हमारा कमर्शियल बैंक है, ये HFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़। तो इन्होंने कुछ 5 कानून बताए हैं, उसके अंदर वो सिंपल से हैं, कुछ टॉपिक में ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ जो नेट एसेट हैं आपके, वो क्वालिफाइंग एसेट के होने चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट मैंने आपको नीचे बता दिया ना, ठीक है। उन्होंने कहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के 50% जो एसेट हैं टोटल, उसमें से 50% उनके जो हैं क्वालिफाइंग एसेट के होने चाहिए। और उस 50% में से जो 75% होगा, ध्यान रहे टोटल का 75 नहीं, 50% का 75% जो है वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन में होना चाहिए। आसान भाषा में समझने की कोशिश करो, एक बार दोबारा बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि भैया जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनके जो टोटल एसेट होते हैं, नेट एसेट मतलब जितना भी इनका एसेट होता है उसका 50% क्वालिफाइंग एसेट में होना चाहिए, ठीक है। अब उस 50% का जो क्वालिफाइंग एसेट में आ चुका है, उसका 75% जो है वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की तरफ होना चाहिए, बस। सच HFCs, वो HFC जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया जाएगा, उनको NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज़ इस कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और फिर उनको बोला जाएगा कि आप जाओ RBI को अप्रोच करो, अपना जो सर्टिफिकेट है उसको आप चेंज करवाओ, किसमें, HFC से NBFC ICC को, ठीक है। आपने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो आपको कुछ काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेशन के अंदर। NBFC ICCs, ठीक है ना, जो कंटिन्यू करना चाहती हैं HFC के लिए, अब आपको अगर वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपको सर्टिफिकेट चेंज हो गया, लेकिन अगर आपको HFC कंटिन्यू करना है तो आपको वही रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने 75% को इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले पॉइंट में सीखा था, ठीक है। और इन्होंने कितना टाइम दिया ये देख लेते हैं। उनका टारगेट है कि 60% आपको 31 मार्च 2022 तक पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होता ही है, ठीक है। बैंकिंग अकाउंटिंग वाली चीज़ों में टाइम लग जाता है, इतने सारे एसेट को अगर चेंज करना होगा तो 60% आपका 31 मार्च 2022 तक हो जाना चाहिए, 70% 2023 तक, और 75% आपका जो है 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उन्होंने प्रपोज किया जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड है ना, वो पहले 10 करोड़ हुआ करता था, इनका नेट ओन्ड फंड जो है अपना, उसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया कि 20 करोड़ होना चाहिए। और उसके लिए भी उन्होंने टाइम दिया है कि 2 साल के जो एग्जिस्टिंग HFCs हैं, ठीक है ना, उनको 1 साल के अंदर इसे 10 करोड़ को 15 करोड़ करना पड़ेगा, और अगले 2 सालों के अंदर उसी को उनको बढ़ा के 20 करोड़ करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, कुछ ज़्यादा डेप्थ में इसमें था नहीं, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर दी है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। GS3 का अगला टॉपिक हमारा है अवेयरनेस इन स्पेस के अंदर नासाज गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बारे में आपको मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितना यहाँ पे लिखा है उससे भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आर्टेमिस क्या है, इंडिया का जो चंद्रयान 3 वगैरह है, गगनयान वगैरह, इन सब के बारे में ये बहुत आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, मेंस में कहीं भी आ सकते हैं ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं अवेयरनेस इन स्पेस को लेकर जो भी है, तो सब बताऊंगा धीरे धीरे क्या होता है। गेटवे लूनर ऑर्बिट पास एवरीथिंग, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलते हैं। नासा ने रिसेंटली फाइनलाइज किया है जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ना इनिशियल क्रू मॉड्यूल के लिए, एजेंसी का जो गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट है उसके लिए। अभी क्या होता है वो बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो वर्थ है वो $187 मिलियन है। वो अवार्ड किया गया ऑर्बिटल साइंस कॉरपोरेशन ऑफ डलस वर्जीनिया को, ठीक है ना, एक होली ओन्ड सब्सिडरी है नॉर्थ ऑफ ग्रमन स्पेस की। अभी कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? नासा ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो इशू किया है ना, ये डिज़ाइन करने के लिए किया है कि जो हेलो डिज़ाइन करेगा। हेलो क्या होता है? हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट गेटवे के लिए। ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का ही पार्ट है, जिसका एम है, आर्टेमिस प्रोग्राम का एम क्या है? फर्स्ट वुमेन को और नेक्स्ट मैन को मून पर भेजना चाहते हैं 2024 के लिए। हेलो का मतलब होता है कि प्रेशराइज लिविंग क्वार्टर्स होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं जब वो गेटवे तक जाते हैं। गेटवे क्या होता है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो क्वार्टर्स होते हैं इसका जो साइज़ होता है ना बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इन टेंडम का मतलब होता है अलॉन्ग विद, टुगेदर, नासाज ओरायन स्पेसक्राफ्ट। अच्छा, टेंडम वर्ड का मतलब ना कई बहुत सारे होते हैं, बट जनरल फ्रेज का मतलब होता है कि अलॉन्ग विद, ठीक है, इन पैरेलल टू। लेकिन टेंडम वो साइकिल को भी बोलते हैं, जो पैडल वगैरह से मैच करके चलती है ना, 2 साइकिलें जो होती हैं उसको भी बोलते हैं। अभी नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है क्या? ये जो गेटवे होगा ना एक स्मॉल स्पेसशिप है जो कि मून को ऑर्बिट करेगा। इसका मतलब है जो एस्ट्रोनॉट्स के मिशन होंगे ना मून के और बाद में, और वो जो एक्सपेडिचर्स होंगे जो मार्स पे जाएंगे, तो मून और मार्स का जो मिशन है ना उसको आर्टेमिस दिमाग में रख के चलो। इससे अभी बाद में भी बहुत न्यूज़ आएंगी। प्रीलिम्स से पहले यार इस टॉपिक को ना एक बार पूरा दोबारा पढ़ के जाना, और मेंस में तो एक दो आंसर इसके ऊपर लिख के जाना, ठीक है। ये काफ़ी आने वाला फ्यूचर का वन ऑफ द मेजर स्पेस प्रोग्राम्स है, तो इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए।
तो जो गेटवे होगा एक टेम्परेरी ऑफिस और लिविंग क्वार्टर्स की तरह काम करेगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जिसका डिस्टेंस होगा 2,50,000 माइल्स फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग स्पेस वगैरह में माइल का यूज़ करते हैं, कहीं पर किलोमीटर का यूज़ करते हैं? तो दोनों में से स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है एस्ट्रोनॉमी की? ठीक है, और एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं या फिर किलोमीटर में कितने माइल होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बैरल वाला बताया था, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स पे सेक्शन में कमेंट करके बताइए। स्पेसशिप के अंदर क्वार्टर्स होंगे, लेबोरेटरीज होंगे साइंस एंड रिसर्च के लिए, ठीक है। फॉर डॉकिंग पार्ट्स होंगे, विजिटिंग स्पेसक्राफ्ट मतलब बाद में अगर यहाँ से लॉजिस्टिक फूड वगैरह पहुँचाना हुआ तो कोई नया स्पेसक्राफ्ट जाएगा तो उसको डॉक करने के लिए उसमें डॉकिंग पॉट्स भी होते हैं। या आप लोगों ने अगर स्पेस से रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी, आपको पता होगा कि कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट आता है, वो बड़े वाले से डॉक करता है, कनेक्ट करता है, तो वो डॉकिंग होते हैं। कंपेयर टू द ISS गेटवे जो है मच स्मॉलर है। अब ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। स्पेस के अंदर एक स्पेस स्टेशन बना रखा है। ये कई जो नेशनल एजेंसीज है उन्होंने मिलकर बनाया, जैसे रॉकॉस्मोस हो गई, यूरोपियन यूनियन की हो गई, जाक्सा हो गई जापान की, सब ने मिलकर एक रिसर्च के लिए स्पेस स्टेशन स्पेस में बना रखा है। क्या इंडिया का कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ पे है? नहीं भैया, इंडिया का कोई एस्ट्रोनॉट है नहीं ऊपर स्पेस में, फिलहाल तो नहीं है। खैर, कल्पना चावला जी गई थी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड द गेटवे? कितना समय लग सकता है? देखो 2026 तक तो गेटवे तैयार होगा, लेकिन जो स्पेसशिप है वो ऑलरेडी काम बन रहा है अभी। 2022 तक नासा प्लान करेगा कि वो पावर एंड प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट का जो है उसको रेडी कर दे, जो कि लॉन्च करेगा एक पार्टनर प्रोवाइड कमर्शियल रॉकेट के द्वारा। अब कमर्शियल रॉकेट में इनके पास 2-3 चॉइसेस हैं। एक तो SpaceX रेडी हो चुका है, ठीक है, और फिर वो जो ब्लू ऑरिजिन करके है अमेजोन का, वो भी हो रहा है, और एक आई थिंक वर्जिनी ग्रुप का भी कुछ प्लान कर रहे हैं। सब में टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, इंडिया के अंदर रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर जो स्पेस प्रोग्राम में एक रिसेंट सेल्फ आत्मनिर्भर कैंपेन जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या छूट मिली है। जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो इसरो की जो स्पेस लॉन्चिंग साइट्स हैं उनका यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उनको इतनी परमिशन मिल गई है कि वो इसरो की स्पेस लॉन्चिंग साइट्स को यूज़ कर सकती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस क्या होता है ये भी जान लो। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है भैया, बिल्कुल आ सकती है प्रीलिम्स में। एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। ये नासा का नेक्स्ट मिशन है मून के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेजर करेगा कि जो सन की रेडिएशन पड़ती है ना मून के रॉक सरफेस के ऊपर, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए जाएगा। अगर आर्टेमिस की हम लोग माइथोलॉजी की बात करते हैं तो ये ट्विन सिस्टर है, अपोलो एंड गॉडेस टू द मून इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो दिस मच इज़ इनफ टू नो। इंस्टालिंक्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ आर्टेमिस, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टेमिस क्या है, ओरायन स्पेसक्राफ्ट क्या है, ये डिफरेंट कैसे ISS से, एंड एवरीथिंग। ये जान लिया। ओरायन स्पेसक्राफ्ट क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गेटवे लूनर ऑर्बिट हम लोगों ने जान लिया। डिफरेंट कैसे ISS से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरायन स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओरायन एक क्लास ऑफ पार्शली रीयूजेबल स्पेस कैप्सूल होता है, ठीक है, जो नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है, यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल ने मैन्युफैक्चर किया, एयरबस डिफेंस स्पेस ने, ठीक है। पहली बार ये 2014 में बनाया गया था, और उसके बाद ही कई बार यूज़ किया जा सकता है, फ्यूचर में इसके बहुत यूज़ होंगे। ल्यूनर गेटवे की हम लोग बात कर रहे थे, ISS के साथ क्या कंपैरिजन करते हैं, तो ल्यूनर गेटवे को आप मिनी स्पेस स्टेशन बोल सकते हो। वैसे हमारा जो मेजर स्पेस स्टेशन है वो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये लूनर ऑर्बिट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। सेल्फ सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन लैब होगी इसके अंदर, और इसमें सपोर्ट किस किस का है? कनाडा का है, यूरोप का है, जाक्सा। इनके नाम ना आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ यहीं पर ही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, वो एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, ठीक है। वहाँ पर रिसर्च का काम बहुत चलता है, ऊपर जो भी होता है ना स्पेस के अंदर, ठीक है। इसको नासा US का, रोकॉस्मोस रशिया का, जापान का JAXA, यूरोप का ESA, कनाडा का CSA, इन सब ने मिलकर, एजेंसीज ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। चाइना भी अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है, आई थिंक उसका नाम टियांगमेन कुछ होने वाला है, पहले भी इस पर काम किया जा चुका है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप लोग और भी जान सकते हो, ठीक है। क्रू की बात करते हैं, वहाँ पर फुली क्रूड 6 हैं, करंटली अब्रोड है वहाँ पे 5 हैं। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, 21 साल पहले, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। GS3 का ही कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ये हर साल 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। हाईलाइट किया जाता है द प्लाइट का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स, ठीक है, और एलिगेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर हम लोग एलिगेटर्स के बारे में और क्रोकोडाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया में 3 तरह के क्रोकोडाइल स्पीशीज़ बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। मगर मार्श क्रोकोडाइल, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्रोकोडाइलस पोलस्ट्रिस होता है। यूस्ट्रीन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइलस पोरोसस। और घड़ियाल,
गैविलिस गैंगेक्टियस। ठीक है, डिटेल में अगर बात करें तो मगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी फ़ोटो आप देख लो एक बार। ठीक है, इस तरह का कुछ दिखता है मगर। और मगर क्रोकोडाइल को ही हम इंडियन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, फिर मार्स क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह ही मिल जाता है। IUCN के लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल है। देखो यार, IUCN का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल के और ये प्लांट्स वगैरह के रिगार्डिंग ना, आपको इंडिया में अगर आप किसी की बात करें तो आपको 3 चीज़ों का इनके वो पता होने चाहिए, जो स्टेटस वगैरह है। IUCN का स्टेटस क्या है, CITES साइट्स का स्टेटस क्या है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये कौन से शेड्यूल में है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड में हम बात कर रहे होते हैं कि किसी जो इंडिया में इतना प्रोमिनेंट ना हो, तो वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपको 2 पता होना चाहिए, IUCN और CITES के बारे में। मगर जो है मेनली फ्रेश वाटर की स्पीशीज़ है। ठीक है, लेक्स में, रिवर्स में और मार्शी लैंड बोलते हैं दलदल को। मार्शेस मतलब दलदल होता है। ठीक है, दलदल में ज़्यादा मिलता है ये। जब हम घड़ियाल की बात करते हैं तो घड़ियाल के ना आगे ये नाक दिख रहा है आपको, छोटा सा स्नाउट सा। इसके नाक के ऊपर ना एक मटके की सी शेप बनी होती है। अभी जो मैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स कराऊंगा ना, पिछले मंथ का इनसाइट का ही, उसमें एक घड़ियाल वाला टॉपिक आया हुआ है, तो उसमें मैं समझाऊंगा ये। आई थिंक मैं कोशिश तो ये करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ, बट होपफुली मैं इसे आज कल में अपलोड कर दूँगा। निकालना तो पड़ेगा टाइम, अपलोड तो करनी है। तो घड़ियाल जो होता है फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है, और ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड मेंशन किया गया है। ठीक है ना, कहते हैं कि इसकी इंडिया के अंदर पहले जितनी जो हुआ करती थी ना, जो पॉपुलेशन, उसकी सिर्फ और सिर्फ 2% बची है अभी इंडिया में। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, जो स्मॉल रिलीज पॉपुलेशंस हैं वो प्रेजेंट है इंक्रीज, जैसे स्पेशली कि नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें। ठीक है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी, रेन फॉरेस्ट, महानदी हो गया, सतकोसिया गोड सेंचुरी हो गया उड़ीसा में, वहाँ पर ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स के अंदर, आप लोग इसकी फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न है, तो इसकी कोई हमें इतनी फिक्र नहीं है। ठीक है, ये थ्रू आउट ईस्ट कोस्ट पर मिलता है इंडिया के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, साइज़ में भी बड़ा है और लिस्ट कंसर्न भी है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हमारे लिए थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहला हो गया घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था उड़ीसा में 1975 में। सब्सिक्वेंटली जो मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था वो भी इनिशिएट किया गया था। ठीक है ना, सिंस जो उड़ीसा का है उसका डिस्टिंक्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 स्पीशीज़, यानी कि उड़ीसा में आपको तीनों स्पीशीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, फंड और टेक्निकल सपोर्ट जो होती है प्रोजेक्ट की वो आती है UNDP से, FAO से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है ना, तो बोला प्रोजेक्ट और डंगामाल एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर ये भीतकर्णिका सेंचुरी के अंदर। ठीक है, बोला जो है ओडिया टर्म है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पर बोला बोलते हैं तो मतलब आप सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का नाम ले रहे हैं। मग्गर प्रोजेक्ट जो है ये राम तीरथ में है। ठीक है, राम तीरथ सेंटर उड़ीसा में है, इसका मग्गर क्रोकोडाइल्स के लिए है ये। घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है ये उड़ीसा में ही है, टिकरपड़ा। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एट नंदन कनन, ये भी उड़ीसा में। तो देखो उड़ीसा की इन्होंने बात की थी, उड़ीसा कितना प्रोमिनेंट हो गया ना। अभी ये जगह के नाम वगैरह ये सारे यही तो आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं अजीब सा नाम आ गया था, प्रीलिम्स बहुत टफ आया था। ऐसे ही आज ये डिस्कस हो गया, अभी ऐसे ही है, एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इसी तरीके से होता है। GS3 का हमारा अगला टॉपिक है इंडिया चाइना गलवान वैली स्टैंड ऑफ। ठीक है, ये बॉर्डर एरियाज़ एंड देयर मैनेजमेंट के अंडर कवर होता है। देखो विजन की जो मंथली कंपाइलेशन अभी आई है ना मई की, उसमें इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया ताइवान, इंडिया हांगकॉन्ग, गिलगित बल्तिस्तान, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सारे टॉपिक आए हैं। तो इंडिया चाइना वाले को बहुत डेप्थ के साथ तो मैं उसमें डिस्कस करूँगा। हालाँकि यहाँ पर जितना मैंशनड है ये पूरा का पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी जो पहले पढ़ के देखा था ना, इसको आप लोगों को समझाने से पहले इतना डीप में नहीं एक्सप्लेन्ड है, और इतने अच्छे वाले मैप भी इन्होंने दिखाए नहीं है। तो इस टॉपिक को मैं मेंस वाले में करूँगा। इस बार के मई में भी आई है विजन के, मेरे अगले वाले में भी आई, क्योंकि टॉपिक इस बार भी कवर हो रहा है ना, जून में भी वहाँ पे स्टैंड ऑफ में कुछ हुआ है। तो अगले महीने जो आएगी ना विजन की मंथली कंपाइलेशन, उसमें भी टॉपिक कवर होगा। आप लोग दोनों बार कर लेना, तो आपको उसके बाद में फिर ये कोई टॉपिक में डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि अगली बार आना तो है ही, अगली बार कर लेंगे। लोग यही गलतियाँ करते हैं ये UPSC वाले, और बस फिर उनका रह ही जाता है, वो चीज़ कभी लौट के नहीं आ पाती हैगी। तो इस बार वाला भी कर लो, इनसाइट से भी पढ़ा रहा हूँ अब भी कर लो, इनसाइट का मंथली में रिवाइज भी कर लेना। विजन्स में जाओगे तो डेप्थ में देखने को मिलेगा। तो इवन एज इंडिया और चाइना दोनों ही एंगेज है मिलिट्री लेवल की और डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए, लेकिन रिसेंटली जो गलवान वैली हमारी, वहाँ पर कुछ ट्रूप्स के बीच एक वायलेंट फेस ऑफ देखने को मिला था। न्यूज़ में आया था कि हमारे भी कुछ सोल्जर्स वगैरह शहीद हुए हैं, उनके भी तरफ से कुछ वहाँ से। हालांकि चाइना अपनी इस तरह की न्यूज़ कभी भी आउट नहीं करता है, पहले भी कई बार 1962 के वॉर के भी अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा उन्होंने आउट नहीं किया कि कितने सोल्जर्स उनके डेड हुए थे। तो रिसेंटली जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ना, देखो PLA वर्ड बहुत बार आता है न्यूज़ में, तो आपको पता होना चाहिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइनीज़ आर्मी का है, और इंडियन आर्मी के क्लैशेस हुए थे। ठीक है, उसमें पत्थर, चाकू वगैरह और कुछ एक टाइप का एक वो था ना, बेसबॉल का बैट होता है, उसके ऊपर कुछ वायरिंग वगैरह करके इस तरह का भी एक हथियार वगैरह का यूज़ किए गए थे, जिसमें काफ़ी फैटेलिटीज़ मतलब डेथ।
ये इंसिडेंट जो है गलवान वैली में हुआ है, जो कि लद्दाख के ईस्टर्न रीजन के अंदर है। और बैकग्राउंड की अगर बात करें, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ना मैप में दिखा देता हूँ। ये गलवान वैली वाला रीजन जो है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, क्लैश इन गलवान वैली, यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, अब मैप की अगर आप देखते हो, बात करते हो, मैप हालांकि ठीक सही है। कश्मीर में हमारे पास जो कश्मीर एक्चुअल में इंडिया के कंट्रोल में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। हम इतना ही कश्मीर कंट्रोल करते हैं। ये हम लोगों ने 62 के वॉर में खो दिया था। ये हम लोगों ने 47 के अंदर जो कश्मीरी ट्राइबल्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो हमसे ले गए थे। ये वाला एरिया था, ये चाइना ने ले लिया था। सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग, इतना एरिया को हम लोग फिर भी मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे सियाचिन ग्लेशियर वाले जो वो था ना ऑपरेशन, उसका नाम बताओ, कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया था इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जब हम लोग गए थे जब। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं इंडिया और चाइना का ही। तो इंडिया और चाइना एक बॉर्डर शेयर करते हैं 3440 किलोमीटर का, इतना लंबा है ये ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से, मई के अंदर से 6 मई के आसपास से ये बात बहुत स्टार्ट हुई थी। इंडियन और चाइनीज़ आर्मीज जो हैं वो आपस में थोड़ा सा वहाँ टेंशन क्रिएट हो रही है। 3 पॉइंट से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पर ये हो रहा है, गलवान रिवर वैली, हॉट स्प्रिंग एरिया और पेंगोंग एरिया। मई से ये चल रहा है। पेंगोंग लेक तो आपको पता ही होगा, 3 इडियट्स में भी दिखाया गया था वो लेक। तो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है गलवान रिवर वैली की, वो क्या है? गलवान रिवर जो हाईएस्ट रिज लाइन है वहाँ पर, जिसमें जो चाइनीज़ वगैरह उसको डोमिनेट करते हैं शायोक रोड पास से, जो कि रिवर के बिल्कुल पास पड़ता है। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल वेस्टर्न सेक्टर जो LAC का है, जो कि अक्साई चीन के पास है, वहाँ पड़ता है। डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको क्लेम इंडिया करता है लेकिन कंट्रोल चाइना करता है। ठीक है, टेंशन सडनली अराइज क्यों हो गए? तो इंडिया वहाँ पर एक फीडर रोड बना रहा था, ठीक है, जो कि दरबुक शोक विलेज से लेके दौलत बेग ओल्दी रोड के पास जा रहा है, DSTP रोड। अच्छा, इंडिया एक फीडर रोड बना रहा था, लेकिन देखो इस रोड का ऐसा नहीं कि नया रोड बना रहा था, वहाँ ऑलरेडी बना हुआ था, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जा रही थी। ठीक है, उसको इनोवेट किया जा रहा था, रिनोवेट। तो ये जो रोड है ना, ये श्योक रिवर के पास से चलता है और बहुत मोस्ट क्रिटिकल लाइन है कम्युनिकेशंस की LAC के पास। इसलिए जो चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे वो उस एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ डर है कि भाई अपनी पोजीशन वगैरह ना खो दे अक्साई चीन प्लेटू को, अगर वो इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाए तो। इंडिया के लिए वे अहेड क्या है? तो चाइना जो है वो मोर बेलिजरेंट बनता जा रहा है अक्रॉस दी स्ट्रेटेजिक थिएटर्स, चैलेंजिंग दिस स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब क्या है कि जो भी अभी तक की वेल डिफाइंड, वहाँ पर वेल डिफाइंड तो नहीं है, इतना डिमार्केशन वहाँ नहीं हुआ है बाउंड्री का, लेकिन अभी जो एक्सेप्टेड जो वहाँ पर बाउंड्री है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और स्पेशली चाइना जो सपोर्ट लेता है कुछ साउथ चाइना सी का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा ना, वहाँ पर एक 9 डॉट लाइन है, चाइना उसको अपना ब्लेम करना चाहता है। तो चाइना यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, बेलिजरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव हो रहा है। जितने भी उनके स्ट्रेटेजिक थिएटर्स हैं, ठीक है, यहाँ साउथ चाइना सी के अंदर भी एग्रेसिव है, इंडिया वाले बॉर्डर के ऊपर भी एग्रेसिव है, कई जगह जहाँ भी उसको मौका मिल सकता है। हांगकांग के ऊपर भी अपना राइट जताने की बहुत कोशिश कर रहा है, ताइवान के ऊपर भी पूरा राइट जताने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक मोमेंट है कि टू गार्ड दी अगेंस्ट कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है ना, यानी कि शालीनता से इसको गार्ड करें, क्योंकि डेकेड्स तक, ठीक है ना, हम लोग बहुत क्विकली और लाइटली इसको लेकर आ रहे थे, लेकिन अभी तक भी जो इक्विलिब्रियम मेंटेन था उसमें सॉल्यूशन टू द पॉइंट नहीं पहुंच पाए थे हम लोग। तो ये बहुत डेंजरस है कि हम लोग जो चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है ये बार बार उठ के आ जाता है। 2017 में डोकलाम इशू उठ के आ गया था, इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस जल्दी जल्दी काम किया जाना चाहिए। इस टॉपिक को लाइट में यहाँ पर इतना ही समझाया जा सकता है। डीप में जानने के लिए आप लोग विजन का फॉलो कीजिए। आज या कल में इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, उसमें भी इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो होगा वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, वहाँ देखना, वहाँ डेप्थ में आप समझोगे उसको। ठीक है, धन्यवाद।